अब यहाँ से हम पढ़ेंगे ब्रिटिश ने किस तरह से एजुकेशन में चेंज लाने शुरू किए थे। तो उसके लिए एक छोटी सी चीज़ आपको पहले समझनी पड़ेगी कि ब्रिटिश ने पहले रूल कैसे किया इंडिया में। तो ब्रिटिश के रूल को हम जो समझते हैं तो हम देखते हैं कि उस पीरियड को हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं। ये आपको पता ही होगी कि वो हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं। इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। तो कॉलोनियलिज्म की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, तो कॉलोनियलिज्म एक एक इकोनॉमिक रिलेशन होती है। प्राइमरीली एक इकोनॉमिक रिलेशन होती है, और ये इकोनॉमिक रिलेशन होती है एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर, जिसमें जो मेट्रोपोलिस होती है या मदर कंट्री होती है, जैसे इस केस में ब्रिटेन है, और जो कॉलोनी होती है, इनके बीच एक इकोनॉमिक रिलेशन होती है जो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव होती है। और मेट्रोपोलिस अपने कॉलोनीज के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती हैं अपने फेवर के लिए। सो ब्रिटेन exploited India throughout their rule, but this exploitation was not uniform. It also changed in nature. So जो ब्रिटिश इंडिया आए और जो ब्रिटिश इंडिया से गए 1947 में, वो सेम ब्रिटिश नहीं थे। उनके नेचर में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें 3 फेजेज़ में हम इसको समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। एक और चीज़ है कि ब्रिटिश ने हमें एक्सप्लॉइट क्यों किया, हमें कॉलोनी क्यों बनाया, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटेन में या यूरोप में हम देखते हैं कि कैपिटलिज्म आती है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आती है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है कि वहाँ पे फैक्ट्रीज बनती हैं, उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, फिर वो उनको मार्केट भी चाहिए होंगे। तो ये कैपिटलिज्म की फेज हम देखते हैं। तो ये जो कैपिटलिज्म है, जो ब्रिटेन में कैपिटलिज्म है, वो ही इंडिया में कॉलोनियलिज्म है। दीज आर टू रिलेटेड। सो जैसे जैसे कैपिटलिज्म के नेचर में चेंज आएगी, वैसे वैसे इंडिया में कॉलोनियलिज्म के नेचर में चेंज आएगी। तो कैपिटलिज्म जो है वो 3 फेजेज में हम उसको देखते हैं। पहली फेज है मर्केंटाइल फेज। मर्केंटाइल यानी कि वहाँ पे क्या है कि ट्रेडर्स हैं। ब्रिटिश एज ए ट्रेडर्स आएंगे, इंडिया से फिनिश्ड गुड्स उठाएंगे और उनको बाहर के बाज़ारों में बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे। उनकी मोटिव यही है मर्केंटाइल फेज में। और इसकी टाइम पीरियड हम देखते हैं 1765 से 1813। 1765 क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर अभी जस्ट हुई 1764 में, और 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद से ब्रिटिश को एक भारी कॉन्सेशन मिलनी शुरू हो गई थी। सो 1765 से 1813 तक, 1813 की चार्टर एक्ट है, सो 1813 तक ये फेज मर्केंटाइल फेज चलती रही। अब मर्केंटाइल फेज के बाद इंडस्ट्रियल फेज आ जाती है। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आती है, वहाँ पे फैक्ट्रीज बनने लगते हैं। तो फैक्ट्रीज के लिए उनको चाहिए रॉ मटेरियल्स। अब रॉ मटेरियल्स वो लेंगे कहाँ से? अपने कॉलोनीज से। पहले वो क्या करते थे, यहाँ से इंडिया से फिनिश्ड गुड्स उठाते थे और उनको बाहर बेचते थे। अब वो इंडिया से रॉ मटेरियल्स उठाएंगे, उनको अपने फैक्ट्रीज में ले जा करके फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे। उन फिनिश्ड गुड्स को वो फिर से इंडिया की मार्केट में या दूसरे मार्केट्स में बेचेंगे। तो यहाँ पे इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो पहले इंडिया से रॉ मटेरियल्स उठाओ, फिर इंडिया में फिनिश्ड गुड्स, फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड फिनिश्ड गुड्स बेचो। तो इसके लिए उनको अपनी नीतियों में चेंज करनी पड़ेगी। तो ये जो सेकेंड फेज है, जो 1813 से 1853 तक हम देखते हैं, ये है इंडस्ट्रियल फेज ऑफ कैपिटलिज्म एंड हेंस इंडस्ट्रियल फेज ऑफ कॉलोनियलिज्म। एंड फाइनली इंडस्ट्रियल फेज से फाइनेंशियल फेज ऑफ कैपिटलिज्म आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि फाइनेंशियल फेज ऑफ कैपिटलिज्म में क्या होती है कि यहाँ पे जो कैपिटल हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो पैसे बना चुके हैं, और पैसे बनाने के बाद वो कैपिटलिस्ट के रूप में आ गए।
अब कैपिटलिस्ट में क्या होती है, कैपिटलिज्म में क्या होती है, कैपिटलिस्ट की नेचर कैसी होती है, वो कैपिटल पे कैपिटल बनाते हैं, वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं किसी प्रोजेक्ट में, और उस प्रोजेक्ट से जो मुनाफा मिलती है, उसकी जो डिविडेंड होती है, उसकी जो शेयर होती है, वो शेयर कमाते हैं। सो कैपिटल पे कैपिटल बनाने से ये कैपिटलिज्म कहते हैं। तो जब ब्रिटेन में कैपिटलिज्म फेज आई, तो इंडिया में जो कॉलोनियलिज्म है वो भी फाइनेंशियल कॉलोनियलिज्म हम देखते हैं। और ये 1853 से जब तक ब्रिटिश रूल इंडिया में चलती रही, तब तक ये फेज चलती रही। तो इसी फेज में आप देखेंगे, फाइनेंशियल फेज में इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, रेलवे डेवलप हो रही है, या कोई ब्रिटिश कंपनी, स्टीम कंपनी, ये सब चीज़ें डेवलप हो रही हैं, पोस्टल सर्विस डेवलप हो रही है। और यहाँ पे जो पैसे लग रहे हैं वो किसके पैसे हैं, वो ब्रिटिशर कैपिटलिस्ट्स के पैसे हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद जो भी मुनाफा हो रहा है, वो मुनाफा वापस से वो अपने पास रख रहे हैं। तो इस 3 फेज में हम कैपिटलिज्म को समझते हैं, और इसी 3 फेज में हम कॉलोनियलिज्म को भी समझते हैं। तो जैसे जैसे फेज बाय फेज हम देखते हैं कि बदल रही है कैपिटलिज्म या कॉलोनियलिज्म, उसी अकॉर्डिंग ब्रिटिश की भी पॉलिसी चेंज होगी। जैसे मर्केंटाइल फेज में जब हम पॉलिटिकल पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे वो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे तो वो कम से कम लड़ाई युद्ध करेंगे। और इस पीरियड में, मर्केंटाइल फेज में, वो एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा अपने ऊपर नहीं लेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा लेने का मतलब है कि उनको अपने प्रॉफिट में से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। इसलिए इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मुगल की थी, वो उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बस एक आध चीज़ में वो हस्तक्षेप करेंगे, रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में। और रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया में हिस्टोरिकली रिवेन्यू के साथ साथ सिविल जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन आपस में जुड़ी हुई थी, इसलिए वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी या जुडिशियल रिफॉर्म भी करेंगे। इसके अलावा वो इस फेज में 1813 तक किसी भी तरह की रिफॉर्म नहीं करेंगे, ना सोसाइटी में रिफॉर्म करेंगे, ना ही वो कल्चर के साथ हस्तक्षेप करेंगे। तो यहाँ पे मर्केंटाइल फेज में ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव क्या है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। और इस मुनाफे के लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वो क्या अडॉप्ट करेंगे, वो जो पहले से ट्रेडिशन चल रही है, उसी ट्रेडिशन को वो अडॉप्ट करेंगे। तो ये जो मेंटलिटी है, ये जो आइडियोलॉजी है, इसको कहते हैं हम ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म किस तरह की आइडियोलॉजी है, ओरिएंटलिज्म वो आइडियोलॉजी है जो जो मतलब इंडिया की कल्चर और ट्रेडिशन को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दे रही है। क्यों वैल्यू दे रही है, क्योंकि उसको चेंज ही नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, और इंडिया में एडमिनिस्टर भी करना है। तो यहाँ पे जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, जैसे हम इनिशियल में गवर्नर्स या गवर्नर जनरल से देखते हैं, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट होगी कि इंडिया को उनके ही तौर तरीके से गवर्न की जानी चाहिए, इंडियंस को उनके ही तौर तरीके से एडमिनिस्टर की जानी चाहिए। अब इंडियंस के तौर तरीके से एडमिनिस्टर करने के लिए उनको इंडिया के तौर तरीके के बारे में पता होनी चाहिए, इंडिया के तौर तरीके के बारे में पता होनी चाहिए। पर जैसा कि आपने देखा 1784 में, जब वारेन हेस्टिंग्स लिखते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को चिट्ठी खत लिखते हैं, जिसमें उन्होंने डिकेड रिमेन्स स्कूल और जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसके डिक्लाइन की बात करते हैं, उसके खंडरों की बात करते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उन चीज़ों को रिवाइव करना। तो उन चीज़ों को रिवाइव करने के लिए वो क्या करेंगे, तो सबसे पहले
कैलकटा मदरसा 1781 में कैलकटा मदरसा की इस्टेब्लिशमेंट होगी। कैलकटा मदरसा एक तरह की हायर इंस्टीट्यूशन है कैलकटा में, जो कौन शुरू करेंगे? वैरेन हेस्टिंग्स। तो इस चीज़ को आप साथ ही साथ अब नोट डाउन करते चलना। 1784 में 81 में अब कैलकटा मदरसा बन रही है। 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन के द्वारा स्टेब्लिश हो रही है। और इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, मोटिव क्या है इसके पीछे? टू स्टडी संस्कृत, पर्शियन एंड अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर। क्यों ये संस्कृत को या पर्शियन या अरबिक को सीखना चाह रहे हैं, क्यों रिवाइव करना चाह रहे हैं? क्योंकि वो इंडियंस को उनके ही तौर तरीके से एडमिनिस्टर करेंगे। Company servants were required to know about Indian customs and traditions for that. कंपनी सर्वेंट्स को, कंपनी सर्वेंट्स कौन है? यूरोपियंस हैं। तो यूरोपियंस इंडियंस के बारे में जाने, तब तो वो उनके तौर तरीके को समझेंगे और उनके तौर तरीके के हिसाब से एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, तो ये बात तो मेरे हिसाब से आपको एक स्ट्रक्चर बन रही होगी ना अब। और उम्मीद है कि आपको सीखने में भी थोड़ी आसानी हो रही होगी, समझ में आ रही होगी इसके पीछे की लॉजिक। सो 1781 में कलकत्ता मदरसा की इस्टेब्लिशमेंट होती है वैरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन शुरू करते हैं। और मोटिव क्या है? ये मोटिव है कि पर्शियन, अरबिक और संस्कृत लैंग्वेज लिटरेचर को सीखना समझना। क्यों सीखना समझना चाहते हैं? क्योंकि वो फिर इंडियंस के तौर तरीके को समझेंगे। 1800 में, इसी पीरियड में आप देखेंगे कि जो भी जैसे भगवत गीता की ट्रांसलेशन हो रही है, या जो भी इंडियन की अब एंशियंट से लेकर के मिडेवल तक की जो भी रिलीजियस बुक्स हैं, या जो भी हमारे कस्टमरी बुक्स हैं, उन सब की ट्रांसलेशन हमें इस पीरियड में देखने को मिलती है। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की भी यहाँ पे शुरुआत होती है। वो भी लॉर्ड वेलेस्ली करते हैं। कौन करते हैं? लॉर्ड वेलेस्ली। कलकत्ता मदरसा किसने स्टेब्लिश किया? वैरेन हेस्टिंग्स हैं। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज कौन शुरू करेंगे? लॉर्ड वेलेस्ली। और इस कॉलेज को शुरू करने का मतलब था कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स के ट्रेनिंग के लिए इस कॉलेज की शुरुआत की गई थी ऑन द लाइंस ऑफ कॉलेजेस इन लंदन, इन ब्रिटेन। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के प्रेशर में आकर के इस कॉलेज को 1802 में बंद कर दिया गया। और ब्रिटेन में ही सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग फिर कंटिन्यू रखी गई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडियन ट्रेडिशन को रिवाइव करने के लिए संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, इन सब के ऊपर काम चल रही है। इनकी जो भी बुक्स थे पहले के, उन सब को ट्रांसलेट की जा रही है। और कुछ मदरसाज, कुछ संस्कृत यूनिवर्सिटी, संस्कृत कॉलेजेस, संस्कृत स्कूल्स, ये सारी चीज़ें ओपन की जा रही हैं। इस चीज़ का आउटकम ये हुआ कि एक तो ओरिएंटलिज्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एम्फेसाइज किया। दूसरी आउटकम हुई कि जो इंडियंस थे वो भी अपने पास्ट को लेकर के ज़्यादा कॉन्शियस होने लगे। और यहाँ पे हम नेशनलिज्म की भी डेवलपमेंट जब देखते हैं, एक तरह से यहाँ पे हम नेशनलिज्म की भी डेवलपमेंट देखते हैं, या जिसको हम एज ऑफ रिनाइजा कहते हैं, इंडियन रिनाइजा कहते हैं। तो वहाँ पे हम इसके आरंभिक चरण को देखते हैं, जिसके बाद ही हम आगे राजा राम मोहन राय के बारे में जानेंगे, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर आएंगे, या और भी जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं, वो उनको इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। लेकिन एजुकेशन के फील्ड में कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हो पाई, क्योंकि जो एक वेल ऑफ सेक्शन थी सोसाइटी के, वो एजुकेशन उनको ज़्यादा अच्छे से मिल पाई। लेकिन जो मास एजुकेशन है, मास एजुकेशन, उसके ऊपर कुछ खास काम नहीं हो पाया। और जो मासेज हैं, जनता हैं, जो लोग थे भारत के, वो अनएजुकेटेड या इलिटरेट ही रह गए। उनके ऊपर कुछ खास
काम नहीं किया जा सका। क्यों नहीं किया जा सका काम? क्योंकि ब्रिटिश यहाँ पे एक मर्चेंट की तरह आए, ट्रेडर की तरह रह रहे थे, और उनकी जो मेन मोटिव थी वो थी मुनाफा कमाना। वो अगर एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको अपने मुनाफे से शेयर देना पड़ेगा, उनका उनका मुनाफा कम हो जाएगा, उनकी प्रॉफिट कम हो जाएगी। दैट्स वाई मास एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा काम किया नहीं गया। ये चीज़ आपको मेरे ख्याल से अब समझ में आई होगी, और ये चीज़ चलती रही 1813 तक। 1813 में एक चार्टर एक्ट आई 1813 की, और उसमें पहली बार एजुकेशन को लेकर के एनुअल एक्सपेंडिचर, एनुअल सालाना खर्च 1 लाख रुपए की बात कही गई। 1 लाख रुपए की बात कही गई सालाना एजुकेशन के ऊपर। इंडिया जैसे कंट्री में 1 लाख रुपए की बात कही गई। निश्चित रूप से दिस वाज नॉट द सफिशिएंट सम। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई अब? दिक्कत ये, सबसे पहले तो ज़रूरत क्यों पड़ी एजुकेशन के ऊपर काम करने की? क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश अब धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। ब्रिटिश अब एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में सेटल हो रहे हैं। और 1813 से मैंने आपको बताया पिछली वाली स्लाइड में कि इंडस्ट्रियल फेज ऑफ कैपिटलिज्म आ रही है। तो उस हिसाब से यहाँ पे ब्रिटिश अपनी पकड़, क्योंकि इंडिया से रॉ मटेरियल्स को ले जाना है, एक्सट्रैक्ट करना है, और यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स को भी इंट्रोड्यूस करना है। तो ऐसे में वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र उनके अंडर में आए। तो यहाँ पे पॉलिटिकल फील्ड में हम देखते हैं कि युद्ध यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिर से रिवाइव होने लगती है 1830 1800 के बाद से। जैसे 1823 में मराठा के साथ फिर से जो 20 साल की पीस ट्रीटी थी वो ख़त्म हो गई, और मराठा के साथ फिर से इन्वॉल्व हो गए। इसी पीरियड में फिर अ, जो मैसूर के साथ तो 1799 में ही ख़त्म हो गई थी पूरी बात। लेकिन यहाँ पे मराठा मेन पावर के रूप में आ रही थी। फिर इसी में आगे चल कर के हम देखेंगे जब रंजीत सिंह के साथ पंजाब को और सिंध को एनेक्स कर लेगा, और यहाँ पे एक्सपेंशन भी हमें देखने को मिलती है ब्रिटिश की। 1813 से 1857 तक हम ब्रिटिश की पॉलिटिकल एक्सपेंशन देखते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा राज्य को अपने अंडर डायरेक्ट कंट्रोल में करने लगती है। क्यों थ्रू डिफरेंट जो मैकेनिज्म है जो हम सब्सिडियरी अलाइंस के रूप में जानते हैं, और फिर आगे चल के हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में जानते हैं, डलहौजी की जो ये जो प्रिंसिपल थी। तो मेन मोटिव क्या थी? ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लेना, ताकि वो रॉ मटेरियल्स को एक्सप्लॉइट कर सके। भारत के जो रिमोट रीजन्स हैं, गांव हैं, वहाँ से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस को एक्सप्लॉइट कर सके, ले जा सके, और ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में जाकर के वहाँ से फिनिश्ड गुड्स को वापस भारत के बाज़ारों में बेच सके। तो पर एक चीज़ सोचना यहाँ पे कि जब इंडिया में, अच्छा चलो इसके आगे बताऊंगा मैं, पर यहाँ पे एक चीज़ समझना कि ऐसा वो क्यों करेंगे, फिर एजुकेशन के ऊपर काम क्यों करेंगे? तो एजुकेशन के ऊपर उनका काम करने का दो रीज़न था। एक तो कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स थी। कंपनी को जुडिशियल डिपार्टमेंट में यूरोपियन जजेस को असिस्ट करने के लिए इंडियंस चाहिए थे, ताकि वो इंडियन टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर सके। दूसरी, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में जब किसी दूसरे स्टेट के साथ, इंडियन स्टेट के साथ कम्युनिकेशन होगी, तो उसके लिए एक ऐसा इंटरलोक्यूटर चाहिए होगा फॉर करेस्पॉन्डेंस विद इंडियन रूलर्स। और तीसरी, रिवेन्यू डिपार्टमेंट में लोअर डिवीजन क्लर्क्स के लिए उनको इंडियंस चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे यूरोपियन अगर पर्सनस को एम्प्लॉय करेंगे तो यूरोपियंस को सैलरी देने में बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, और यूरोपियंस यहाँ पे लोअर रैंक की जो जॉब है वो लेना नहीं चाहते हैं। क्योंकि यूरोपियंस को तो सपना दिखाया ना कि इंडिया में रूल करेंगे, इंडिया में इस पोस्ट पे, बड़े बड़े जजेस के पोस्ट पे या कलेक्टर के पोस्ट पे आपको इनरोल की जाएगी, रखी जाएगी। तो वो क्लरिकल पोस्ट के लिए वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, वो ज़्यादा इसमें आना नहीं चाहते थे। तो यहाँ पे ब्रिटिश को ज़रूरत पड़ी इंडियन
ऑफिसर्स की, इंडियन क्लर्क्स की, इंडियन एम्प्लॉयज़ की। तो उसके लिए उन्होंने एजुकेशन के ऊपर थोड़ा काम करना शुरू किया और एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए उन्होंने आवंटित किए एनुअल। पर ये 1 लाख रुपए निश्चित रूप से सफिशिएंट नहीं थे। दूसरी बात, एजुकेशन के ऊपर काम करने का मतलब ये था कि इंडियन के टेस्ट और प्रेफरेंस को भी चेंज करना, क्योंकि जब तक इंडियन की मेंटलिटी चेंज नहीं होगी, जब उनको वेस्टर्नाइज नहीं किया जा सकेगा, तब तक वो ब्रिटिश गुड्स को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। जैसे मान लो कि किसी रिमोट एरियाज़ में, गांव में, आजकल तो खैर नेचुरल बात नॉर्मल सी हो गई है, लेकिन फिर भी सोच लो आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले अगर गांव में अगर जाएंगे, तो गांव की एक अपने तौर तरीके हैं रहने के, वहाँ के अपने अटायर हैं, अ, कपड़े हैं पहनने के लिए। तो वहाँ पे अगर आप कोई शहर के हिसाब से बन ठन के जाएंगे, कपड़े पहनेंगे, लड़के या लड़कियाँ, तो निश्चित रूप से वहाँ पे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी। आज से 10, 15, 20 साल पहले की बात है। तो ऐसे में अगर ब्रिटिश गुड्स को एक्सेप्ट करना है, तो इंडियन की मेंटेलिटी को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अब कल्चर में भी और सोसाइटी में भी इंटरफेयर करना शुरू किया। तो इसलिए उनकी ज़रूरत पड़ी, अब एजुकेशन के फील्ड में उन्होंने काम करना यहाँ पे शुरू किया और एजुकेशन की जो एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में उन्होंने लिया। तो पहली बार उन्होंने चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 में 1 लाख रुपए की जो वार्षिक खर्च की बात रखी गई, 1 लाख रुपए। पर दिक्कत यह है कि 1 लाख रुपए होते नहीं है जब बहुत ज़्यादा, वो भी एनुअली। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए को अब खर्च कैसे किया जाए एजुकेशन के ऊपर। यानी कि कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाई जानी चाहिए, या जो पहले से चलती आ रही है जो इंडिया की ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स थे उनको ही कंटिन्यू की जाए, या जो वेस्टर्न साइंसेज हैं, जो वेस्टर्न साइंस हैं और इंग्लिश लिटरेचर है, उसको पढ़ाया जाना चाहिए। और दूसरा कि जो इंस्ट्रक्शन की जो मीडियम है, माध्यम है, वो कैसी होनी चाहिए, वो वर्नाकुलर होनी चाहिए, यहाँ की यानी कि यहाँ की लोकलाइज्ड होनी चाहिए, या फिर इंग्लिश एजुकेशन होनी चाहिए। तो दो तरह की बात थी कि सब्जेक्ट के ऊपर डिबेट थी, और दूसरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिबेट थी। तो ये डिबेट चली, और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, जिसमें 10 मेंबर थे, और उसमें 5 एंग्लिसिस्ट थे और 5 ओरिएंटलिस्ट थे। ओरिएंटलिस्ट कौन से लोग थे? ओरिएंटलिस्ट वो लोग थे जो चाहते थे कि इंडिया को इंडियन तौर तरीके से ही एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए, और वो इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन लैंग्वेज और इंडियन सब्जेक्ट्स के फेवर में बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एंग्लिसिस्ट थे, जो चाहते थे कि इंडिया में इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन हो, और इंडिया में वेस्टर्न साइंसेज और इंग्लिश लिटरेचर को इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए। तो 10 मेंबर की कमेटी थी, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। तो उसमें 5 मेंबर्स थे ओरिएंटलिस्ट और 5 मेंबर थे एंग्लिसिस्ट। तो यहाँ पे स्टेलमेट हो गए, यानी कि एक डिसीजन पे लोग मतलब कि एक कॉमन पॉइंट पे, एक कॉमन डिसीजन पे वो नहीं पहुंच सके। तो ये जो कमेटी थी पब्लिक इंस्ट्रक्शंस की, तो स्टेलमेट के बाद इसको गवर्नर जनरल के काउंसिल में भेजा गया, इस चीज़ को, इसके इसके निवारण के लिए। और वहाँ पे गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें लॉ मेंबर के रूप में मकौले थे, लॉर्ड मकौले। और फरवरी 1835 में मकौले ने एक जो फेमस मकौले माइन्यूट समझते हैं, मकौले मिनट जिसके बारे में बात करते हैं, उन्होंने मकौले मिनट उन्होंने 1835 में इंट्रोड्यूस किया। और इस मकौले मिनट में उन्होंने एंग्लिसिस्ट व्यू पॉइंट को फेवर किया। किसको फेवर किया? एंग्लिसिस्ट व्यू पॉइंट को। क्यों फेवर किया? इसमें अब देखो,
कितनी आसान चीज़ है अब हो गई आपको समझने की कि 1813 के बाद से इंडस्ट्रियल फेज हम देख रहे हैं, और इंडस्ट्रियल फेज में ज़रूरत थी किस चीज़ की? भारत से रॉ मटेरियल्स को ले जाने की और भारत पे फिनिश्ड गुड्स को इंट्रोड्यूस करने की, जिसके लिए उनको इंडिया की माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए जो कंपनी की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से या ब्रिटिश के हित में कौन सी आइडियोलॉजी यहाँ पे ज़्यादा सूट कर रही थी? एंग्लिसिस्ट आइडियोलॉजी। तो नेचुरली फेवर किया गया एंग्लिसिस्ट आइडियोलॉजी को। इसलिए उन्होंने मकॉले मिनट में भी एंग्लिसिस्ट व्यू पॉइंट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। पर यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिश ही इस चीज़ को फेवर नहीं कर रहे थे, कुछ लर्नड, कुछ जो फॉरवर्ड लुकिंग इंडियंस थे, जैसे राजा राम मोहन राय की ही हम बात कर ले, तो वो भी इसी फेवर में थे। वो चाहते थे कि वेस्टर्न साइंसेज की पढ़ाई हो, पढ़ाई वेस्टर्न साइंसेज की हो, लेकिन वो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो चाहते थे कि वो वर्नाकुलर हो। यानी कि राजा राम मोहन राय का मानना था कि इंडिया की जो पास्ट रही वो तो पास्ट की बात है, लेकिन अगर फिर पास्ट में ही हम डुएल करें और जो हमारी जो पास्ट एजुकेशन थी उसकी अभी प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल भी नहीं रह गई है। अगर लोगों को ऑक्यूपेशन चाहिए, लोगों को आगे बढ़ना है अपने लाइफ में, तो उनको ये वेस्टर्न साइंसेस को अडॉप्ट करनी चाहिए। तो राजा राम मोहन राय और जो उस समय के कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे वो इसी चीज़ को फेवर कर रहे थे कि वेस्टर्न एजुकेशन की यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए और इंडिया के लोग भी वेस्टर्न साइंसेस से एक्सपोज हों। तो राजा राम मोहन राय ने भी कुछ इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया, जैसे 1817 में उन्होंने डायरेक्टली तो हिंदू कॉलेज को नहीं किया इस्टेब्लिश, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंटल फिगर के रूप में वो बने रहे हिंदू कॉलेज में। दूसरी एंग्लो हिंदू स्कूल को 1822 में उन्होंने इस्टेब्लिश किया, और 1825 में वेदांता कॉलेज को उन्होंने इस्टेब्लिश किया। मोटिव क्या था? सिंथेसिस ऑफ इंडियन लर्निंग विथ वेस्टर्न साइंस, यानी कि वो इंडियन लर्निंग को वेस्टर्न साइंस के साथ सिंथेसिस उनको जोड़ करके देखना चाह रहे थे, और क्यूरिकुलम वो चाहते थे इस तरह से हो कि इंडियन लर्निंग के साथ साथ वेस्टर्न साइंस की भी पढ़ाई हो इंडिया में। सो मकॉले मिनट में जो इंग्लिशिस्ट व्यू पॉइंट को फेवर किया गया, यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंसेज थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि अब सब्जेक्ट को भी डिसाइड कर लिया गया कि यूरोपियन लिटरेचर और यूरोपियन साइंस की पढ़ाई होगी, और किस मीडियम में होगी? इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, इंग्लिश मीडियम में होगी। पर तरीका उन्होंने जो डिसाइड किया वो उसको कहते हैं डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी क्या होती है? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी होती है कि इनका मानना था कि हम टॉप के कुछ लोगों को, इंडियंस को एजुकेट करेंगे वेस्टर्न साइंसेज में, और दीज इंडिविजुअल्स, दीज इंडियंस विल एक्ट एज ए मीडियम टू स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन इन देयर ओन लैंग्वेज। कि ये जो टॉप के कुछ एजुकेटर्स, टॉप के जो इंडियंस हैं, तो इनको वेस्टर्न साइंसेज पढ़ाया गया, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया गया, और ये अपने भाषा में वेस्टर्न साइंस को नीचे जो होंगे लोग, जो मासेज होंगे, उन तक ये चीज़ पहुंचाएंगे। पर निश्चित तौर पे किसी भी प्रोग्राम, किसी भी पॉलिसी के लिए फंडिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और यहाँ पे शॉर्टेज रही फंडिंग की। तो ये जो तरीका रहा, ये तरीका ज़्यादा सफल हो नहीं सका। यहाँ पे एक चीज़ हुई कि जो अब तक जो हम देखते हैं संस्कृत कॉलेज वगैरह थी जिसकी इस्टेब्लिशमेंट हो रही थी, तो वहाँ पे ओरिएंटल ओरिएंटल लर्निंग के लिए जो फंडिंग थी उसको बंद कर दिया गया। जो फंडिंग थी, जो पैसे गवर्नमेंट दे रही थी ओरिएंटल लर्निंग के लिए, उसको कम्प्लीटली बंद कर दिया गया। तो इससे क्या हो गया कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन थी उसकी डिक्लाइन हो गई, और जो इंडियंस थे, मोर एंड मोर इंडियंस, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस स्टार्टेड ऑप्टिंग फॉर वेस्टर्न एजुकेशन। तो कई जो इंडियंस है वो वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ शिफ्ट हो गए, और हाई स्कूल्स और कॉलेजेस
ऑन द ब्रिटिश मॉडल इस्टेब्लिश्ड। ब्रिटिश मॉडल पे यहाँ पे हाई स्कूल्स और कॉलेजेस इस्टेब्लिश होने लगे। इसकी ड्रॉबैक ये रह गई कि इसने मास एजुकेशन को नेग्लेक्ट कर दिया, और दूसरी दूसरी पहले तो मास एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया, और दूसरी फीमेल एजुकेशन के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं थी, कोई भी प्रोविज़न फीमेल एजुकेशन के लिए इसमें नहीं थी। इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि ट्रैप आप यहीं पे होंगे कि फीमेल एजुकेशन के बारे में क्या प्रोविज़न थी मकॉले मिनट में। तो आपको ध्यान रखना है कि मकॉले मिनट में फीमेल एजुकेशन के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं थी। यहाँ पे प्रोविज़न क्या थी? यहाँ पे प्रोविज़न थी कि टॉप के कुछ इंडिविजुअल्स को एजुकेट किया जाएगा, और वो एक डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन के थ्रू वो नीचे के जो इंडिविजुअल्स होंगे उनको एजुकेट करेंगे। आउटकम आपको ध्यान में रखना है कि हाई स्कूल और कॉलेजेस ब्रिटिश मॉडल पे स्टेब्लिश हुए, फंडिंग ओरिएंटल लर्निंग के लिए रोक दी गई, और नेचुरली ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की डिक्लाइन होगी। मकॉले मिनट के बाद लगभग 20 साल के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल के एक प्रेसिडेंट थे, चार्ल्स वुड। And Charles Wood was the firm believer of superiority of English race and institutions. इस समय पे आकर के रेशियल जो भी भावना थी, रेशियल प्योरिटी की जो भाव थी, वो घर कर गई थी 1850s में आकर के। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वुड्स डिस्पैच 1854 की, एंड दिस वुड्स डिस्पैच इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इंग्लिश एजुकेशन की मैग्ना कार्टा के रूप में हम वुड्स डिस्पैच को समझते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना कि कौन सी चीज़ इंग्लिश एजुकेशन की मैग्ना कार्टा, इंग्लिश एजुकेशन की मैग्ना कार्टा, इंग्लिश एजुकेशन के मैग्ना कार्टा के रूप में हम जानते हैं वुड्स डिस्पैच को। अब वुड्स डिस्पैच की जो रिकमेंडेशंस थी 1854 में वुड्स डिस्पैच आई, और इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो थी कि इंडिया में स्कूल्स की हायरार्की बने। हायरार्की यानी कि जो प्राइमरी स्कूल थी, फिर उसके ऊपर हाई स्कूल्स, और फिर कॉलेज यूनिवर्सिटीज हो। तो ये इस तरह से हायरार्की बने कि प्राइमरी, हाई स्कूल और कॉलेज या यूनिवर्सिटीज। उसके बाद प्राइवेट इंटरप्राइज को इनकरेज किया गया। कैसे इनकरेज किया गया? उनको ग्रांट्स दिए गए। ये ध्यान रखना, ग्रांट्स इन एड, ग्रांट, उनको कुछ ऐसे पैसे दिए गए होंगे, कुछ सप्लाई दिए गए होंगे कि प्राइवेट कोई हो, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्कूल्स के ऊपर काम करे, स्कूल्स को खोले, इनरोलमेंट वगैरह के लिए एजुकेशन के ऊपर वो काम करे, प्राइवेट इंटरप्राइजेज। एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑन द मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पे इंडिया में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज़ को खोला जाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने वोकेशनल इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम किया, रिकमेंडेशन दी वोकेशनल इंस्ट्रक्शंस, वोकेशनल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि जो टेक्निकल स्कूल्स और कॉलेजेज हैं, टेक्निकल या कॉमर्शियल स्कूल्स हैं, उनको खोला जाना चाहिए, उनको इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज और वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट करने की इन्होंने बात की। तो ये जो वुमेन एजुकेशन है और टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, ये पहली बार हमें वुड्स डिस्पैच में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ वोकेशनल इंस्ट्रक्शंस में, जैसे जो टेक्निकल स्कूल्स वगैरह होते हैं या कॉलेजेज होते हैं, जो जैसे हम आज के टाइम में देखते हैं ना आईटीआई, तो वो क्या है? वो टेक्निकल स्कूल्स हैं, वो वोकेशनल स्कूल्स या कॉलेजेज हैं। तो उसी के तरह कुछ ऐसी वोकेशनल इंस्ट्रक्शंस हो, वोकेशनल कॉलेजेज या स्कूल्स हो या टेक्निकल स्कूल्स या कॉलेजेज हो, जिनको खोलने की बात कही गई वुड्स डिस्पैच में। और जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो है लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज़ खोले जानी चाहिए। अब इसके आउटकम क्या हुए? तो आउटकम यूनिवर्सिटीज़ को खोलने की बात की गई, तो 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज़ खोले गए।
फिर गर्ल्स स्कूल को भी ओपन की गई, गर्ल्स स्कूल वर सेटअप, बट दिस गर्ल्स स्कूल कैम अप प्राइमरीली ड्यू टू बेथुनीज सपोर्ट। बेथुनी यानी कि मिशनरी सपोर्ट से ये गर्ल्स स्कूल ओपन किए गए, खोले गए। और यहाँ पे साथ ही रैपिड वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया हो गई। एजुकेशन सिस्टम की रैपिड वेस्टर्नाइजेशन यानी कि वेस्टर्न तर्ज पे इंडिया में एजुकेशन की डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई, जिसकी शुरुआत मकाले मिनट से हमें देखने को मिलती हैं। वो 1854 के बाद से एजुकेशन सिस्टम की रैपिड वेस्टर्नाइजेशन हो जाती है वुड्स डिस्पैच के बाद। वुड्स डिस्पैच के बाद हम हंटर कमीशन देखते हैं, जो 1882-1883 में हंटर कमीशन आती है। और हंटर कमीशन की जो ऑब्जेक्टिव थी, इनकी जो मैंडेट थी, वो एजुकेशन की प्रोग्रेस। वुड्स डिस्पैच 1854 के अंडर जो भी रिकमेंडेशन के ऊपर काम की गई थी, तो उसके तर्ज पे, उसके तरीके से जो एजुकेशन की प्रोग्रेस हुई उसको रिव्यू करने के लिए हंटर कमीशन, डब्ल्यू हंटर के अंडर हंटर कमीशन को भेजा गया इंडिया में 1882-1883 में। और यहाँ पे उसको साफ हिदायत दी गई थी कि वो एलिमेंट्री स्कूल्स के प्रेजेंट स्टेट के ऊपर इंक्वायरी करेंगे और उनको यूनिवर्सिटीज़ के वर्किंग के ऊपर इंक्वायरी नहीं करनी है। इस बात को ध्यान रखना आप कि हंटर कमीशन में यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर उनको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं लानी है, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर उनको रिकमेंडेशन नहीं देनी है, यूनिवर्सिटीज़ के वर्किंग के ऊपर उनको कोई भी काम नहीं करना है, कोई भी इंक्वायरी नहीं करनी है। उनको स्कूल्स के ऊपर, पार्टिकुलरली एलिमेंट्री स्कूल्स के ऊपर, एलिमेंट्री स्कूल के प्रोग्रेस के ऊपर उनको काम करना है और उनको एक्सटेंड और इम्प्रूव करने के लिए जो भी मेजर्स हैं, जो भी तरीके होने चाहिए, उनके ऊपर उनको सजेशन देनी थी। तो हंटर कमीशन की रिकमेंडेशंस एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए होगी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए होगी, और यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं होगी, क्योंकि उनको मैंडेट ही नहीं थी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कोई भी इंक्वायरी करने की या रिकमेंडेशन देने की। तो की रिकमेंडेशन जो हम देखते हैं, तो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि एलिमेंट्री एजुकेशन के एक्सटेंशन और इम्प्रूवमेंट के लिए स्टेट को स्पेशल केयर करने की ज़रूरत है। स्टेट की तरफ से स्पेशल केयर की व्यवस्था की जाए एलिमेंट्री एजुकेशन को दुरुस्त करने के लिए। प्राइमरी इंस्ट्रक्शन जो है वो वर्नाकुलर के थ्रू हो और सब्जेक्ट्स कैसे हों, सब्जेक्ट्स एज विल बेस्ट फिट देम फॉर देयर पोजीशन इन लाइफ। ज़रूरी नहीं कि उनको ब्रिटिश एजुकेशन में ही उनकी एजुकेशन हो, ब्रिटिश साइंसेज में एजुकेशन हो। प्राइमरी इंस्ट्रक्शंस में, प्राइमरी स्कूल्स में, एलिमेंट्री स्कूल्स में वर्नाकुलर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो बच्चे हैं उनको उनकी लाइफ में किस तरह की एजुकेशन चाहिए, उन एजुकेशन के ऊपर काम की जानी चाहिए। और जो कंट्रोल है प्राइमरी एजुकेशन की, कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड को ट्रांसफ़र की गई, डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड को काम कर दी, ट्रांसफ़र की गई, जो नई नई बनी थी अभी ये। इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे हम इस चीज़ को देखेंगे कि नई बनी थी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड, और इस डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड के ऊपर प्राइमरी एजुकेशन, ध्यान रखना, प्राइमरी एजुकेशन की जो कंट्रोल है, पावर है, वो इस बोर्ड को, डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड को ट्रांसफ़र करने की उन्होंने सिफारिश की। और ये जो डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड थी, उनको पावर होनी चाहिए टैक्स एजुकेशनल पर्पस के लिए, जो सेस कलेक्ट करने की उनको पावर होनी चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि सेकेंडरी एजुकेशन में 2 डिवीज़न होने चाहिए, 2 धाराएं होनी चाहिए।
एक तो एकेडमिक धारा होनी चाहिए जिसको लिटरेरी एजुकेशन करते हैं, यानी कि जैसे अभी एजुकेशन कैसी हो रही है कि जैसे हम नर्सरी से शुरू करते हैं, अपनी एलकेजी वगैरह शुरू करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर के सेकेंडरी एजुकेशन तक आते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन के बाद हम सीनियर सेकेंडरी में जाते हैं, सीनियर सेकेंडरी जाते हैं, और सीनियर सेकेंडरी के बाद हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन तक की जो ये प्रोसेस है वो तो चलेगी, वो तो चल रही थी, वो इस तरह से कंटिन्यू होगी। लेकिन प्रैक्टिकल एजुकेशन के लिए जो पीछे बात की गई थी वुड्स डिस्पैच में भी आपने देखा होगा कि वोकेशनल इंस्ट्रक्शन के ऊपर बात की गई थी। तो उसी चीज़ को उन्होंने भी एम्फेसाइज किया, हंटर कमीशन में भी एम्फेसाइज किया गया कि स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाना चाहिए कॉमर्शियल और वोकेशनल कैरियर्स के लिए। कॉमर्शियल और वोकेशनल कैरियर्स के लिए स्टूडेंट्स को सेकेंडरी एजुकेशन में स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि हर कोई यूनिवर्सिटी जाने के लायक नहीं था उस समय, या नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी एक, मतलब कि एक क्या कहते हैं उसको, रुचि होती है। तो इससे नॉन सीरियस जो होंगे, जो यूनिवर्सिटीज़ तक नहीं जा रहे हैं और वो फिर जा कर के भी ड्रॉप आउट ले रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि उनकी जो वोकेशनल को कैरियर्स के ऊपर काम की जानी चाहिए, और बच्चों को, स्टूडेंट्स को इस तैयारी के लिए, वोकेशनल या कैरियर्स के लिए भी तैयार किया जाना चाहिए। ये हंटर कमीशन की रिकमेंडेशन है। फिर जो ग्रांट्स इन एड थी, ग्रांट्स इन एड जो आपने देखा था कि इसमें वुड्स डिस्पैच में कि ग्रांट्स इन एड की बात की गई थी प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए। तो हंटर कमीशन में इस ग्रांट्स इन एड को बढ़ाने की बात की गई। एक्सटेंशन एंड लिबरलाइजेशन, extension and liberalization of grants in aid, and recognition of added schools मतलब जिसको grants मिली हुई हैं, एज इक्वल टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो एडेड स्कूल्स हैं जिसको गवर्नमेंट अनुदान दे रही है, ग्रांट दे रही है, उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के समतुल्य रिकॉग्निशन मिल जाए, इसकी सिफारिश हंटर कमीशन में की गई। सेकेंडरी एंड कॉलेजिएट एजुकेशन से गवर्नमेंट की डायरेक्ट मैनेजमेंट से विथड्रॉवल होनी चाहिए। गवर्नमेंट को सेकेंडरी और कॉलेजिएट एजुकेशन में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, इसके मैनेजमेंट में गवर्नमेंट की कोई हस्तक्षेप ना हो। और फीमेल एजुकेशन, प्रेसिडेंसी टाउन्स के बाहर फीमेल एजुकेशन की भी स्प्रेड की जानी चाहिए, उनको भी फैलाया जाना चाहिए फीमेल एजुकेशन को। इसकी आउटकम क्या हो गई कि अगले 2 दशक में, अगले 20 सालों में सेकेंडरी और कॉलेजिएट एजुकेशन की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हो गई। इवन अगर आप अपने शहरों में देखेंगे ना, तो जो +2 स्कूल आप देखते हैं वो अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो जनरली आप देखेंगे कि ये 1860s 1870s 1880s वगैरह के ही स्कूल होंगे। स्कूल सेकेंडरी और कॉलेजिएट सिस्टम वुड्स डिस्पैच के बाद से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा खुलने लग गए थे, और रिकमेंडेशंस के बाद से। और नेक्स्ट जो अर्ली 20th सेंचुरीज में या लास्ट जो क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड कॉलेजिएट एजुकेशन। यहाँ पे देखो, सेकेंडरी जो एजुकेशन है और कॉलेजिएट एजुकेशन है, कॉलेजिएट का मतलब यूनिवर्सिटी नहीं होता है दोस्तों। सेकेंडरी हो गई हमारी क्लास 8 से लेकर के 10 तक, हम उसको सेकेंडरी कहते हैं। और ये जो कॉलेजिएट एजुकेशन है 10, 11th और 12th को सीनियर सेकेंडरी या कॉलेजिएट एजुकेशन कहते हैं। इसके बाद हम यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो ये डिस्टिंक्शन आपको पता होनी चाहिए। तो यानी कि 10 तक की और 12 तक की जो स्कूल इंस्टीट्यूशंस होंगे उनकी अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हमें 19th सेंचुरी के एंड तक देखने को मिलती है। और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशंस को आपको पता है कि एक तो रिकॉग्निशन मिल गई और उसकी ग्रांट्स को भी बढ़ाई गई।
तो डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हमें राइज देखने को मिलती हैं, और ये पार्टिकुलरली फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ के थ्रू एंड इंटरेस्ट was kindled in Indian and Oriental studies apart from pursuit of Western knowledge। जैसा कि आपने देखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ आ गए, क्योंकि उनको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी। तो इसके बाद यहाँ से हंटर कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद से जब वोकेशनल प्राइमरी एजुकेशन पे उन्होंने रिकमेंडेशन दी, काम की, और गवर्नमेंट ने भी उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया, तो और वोकेशनल कोर्सेज को भी लॉन्च किया गया। तो इंडियन और ओरिएंटल स्टडीज़ के लिए अपार्ट फ्रॉम वेस्टर्न नॉलेज, इंडियन और ओरिएंटल स्टडीज़ में भी लोगों की रुचि हो, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने चाहा कि लोग इसके ऊपर भी काम करें, और वो चाहते थे कि लोग इसमें भी रुचि लें। और इसके 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी बनी, 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आई। उससे पहले आपने देखा कि तीन यूनिवर्सिटीज़, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास, 1857 में आ गई थी, और एक दो यूनिवर्सिटी और है, पंजाब यूनिवर्सिटी जो 1882 में आई, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में आई। हंटर कमीशन के बाद इम्पॉर्टेंट एक्ट हो जाती है एक इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट। तो दोस्तों आपको पता है कि जो हंटर कमीशन थी, उसको यूनिवर्सिटी के ऊपर उनकी मैंडेट नहीं थी, उनको काम करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए मैंडेट नहीं दी गई थी। तो यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आई, और ये ऐसा टाइम था कि जब बंगाल का अनाउंस हुआ था 1905 में। उसके पीछे मेन रीज़न क्या था अनाउंसमेंट के पीछे? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस तो एक बहाना दिया गया था, लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या था कि जो नेशनलिज्म की यहाँ पे जड़ बन रही थी, उस जड़ को कमज़ोर करना था। तो ऐसे में, और इस टाइम में कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ खास करके एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन गई थी, जहाँ पे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जन्म ले रही थी। सो 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आई, बट उसके पीछे की एक कहानी है कि 1901 में लॉर्ड कर्जन ने शिमला में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा, और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, जहाँ पे इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हैं, जो प्रिंसिपल डायरेक्टर्स वगैरह हैं या टॉप एजुकेशनिस्ट जो थे, तो उनको बुलाया गया था। और उनके बाद रेले कमीशन 1902 में, ध्यान रखना इस वर्ड को, रेले कमीशन 1902 में अपॉइंट की गई, जिसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 लाई गई। और इस इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ने गवर्नमेंट कंट्रोल, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल को बढ़ाने की बात की गई। रीजन दिया गया था कि जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो डिक्लाइन हो रही है, पर जो एक्चुअल विजन थी वो थी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, यूनिवर्सिटीज़ में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को दबाने के लिए गवर्नमेंट की कंट्रोल को बढ़ाया गया। इसके बाद एजुकेशन पॉलिसी 1913, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913। तो ये क्यों लाई गई, इसके पीछे की क्या कहानी थी कि, और ये इम्पोर्टेंट यहाँ से हो जाती है। अब देखो 1906 में बड़ौदा स्टेट, जो गुजरात में बड़ौदा स्टेट है, तो बड़ौदा स्टेट कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर दिया अपने स्टेट में, कंपलसरी कि करना ही है, कंपलसरी। तो इस चीज़ को देखते हुए जो भी नेशनलिस्ट थे, यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स या असेंबलीज में जो हमारे नेशनलिस्ट थे, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले, तो उन्होंने भी सेम कंपलसरी एजुकेशन थ्रू आउट द ब्रिटिश टेरिटोरी इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना शुरू किया।
तो इसके बाद 1913 में गवर्नमेंट रिजोल्यूशन आई, वो जो एजुकेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913 में आई। तो प्रेशराइज किया जा रहा था कंपलसरी एजुकेशन के लिए। तो तो इस रिजोल्यूशन में कंपलसरी एजुकेशन को तो नहीं इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, पर एक काम इन्होंने ये की कि इन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को फ्री एजुकेशन के लिए उन्होंने अर्ज क्या कि एक तरह से उन्होंने ऑर्डर ही दिया एक तरह से। तो फ्री एजुकेशन के लिए जो पुअर और मोस्ट बैकवर्ड सेक्शन सोसाइटी के मोस्ट पुअर बैकवर्ड बच्चे हैं, उनके लिए फ्री एजुकेशन की प्रोविज़न की इन्होंने बात की। दूसरी, सेकेंडरी स्कूल्स की क्वालिटी को इंक्रीज़ किया जाना चाहिए। क्वांटिटी के तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे हंटर कमीशन के बाद, लेकिन क्वांटिटी बढ़ने से क्वालिटी सफ़र कर जाती है, यही बात दिक्कत आ जाती है। तो क्वालिटी को बढ़ाने की भी बात की गई, और हर एक प्रोविंस में यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने की भी बात रखी गई, और प्राइवेट इंटरप्राइजेज को यहाँ भी इनकरेज करने के लिए इन्होंने इस रिजोल्यूशन में बात रखी। इसके बाद 1917 से 1913 तक सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन आती है, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, एंड दिस सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन इज आल्सो कॉल्ड कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन। कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर एम ई सैडलर, हु वाज द वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। इस कमीशन में दो इंडियन मेंबर्स भी थे, सर आशुतोष मुखर्जी एंड डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। दो इंडियन मेंबर्स थे, सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 से 1919 तक रही। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी इसको हम जानते हैं, जिसके चेयरमैन थे एम ई सैडलर, और इस सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन में दो इंडियन मेंबर्स थे, सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। और इस सैडलर कमीशन को पूरी एजुकेशन सिस्टम के फील्ड में को रिव्यू करने के लिए इसको अपॉइंट किया गया। रिव्यूड इंटायर फील्ड फ्रॉम स्कूल एजुकेशन टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इससे पहले हमने हंटर कमीशन देखा था। हंटर कमीशन को बस स्कूल्स के ऊपर काम करने के लिए कहा गया। वहीं हम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट देखते हैं, जहाँ पे ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर उन्होंने रिकमेंडेशन की। लेकिन सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन पहली बार एक इंटायर फील्ड ऑफ एजुकेशन फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन उसको रिव्यू करने के लिए सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, और अदरवाइज कॉल्ड कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, को अपॉइंट किया गया। इसकी जो मेन रिकमेंडेशंस थी, तो इन्होंने 12 साल की स्कूल कोर्स के ऊपर बात रखी कि जो 10+2 मॉडल है, जो आज भी चलती है 10+2 मॉडल, तो उसकी जो पहली बार हम नींव देखते हैं, उसकी जो बात रखी गई वो सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन के ऊपर रखी के बाद हुई रिकमेंडेशन पे रखी गई। एंड इंटरमीडिएट क्लासेज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटीज। इंटरमीडिएट यानी कि कॉलेजिएट एजुकेशन जो है उसको यूनिवर्सिटी से सेपरेट रखा गया। सेकेंडरी बोर्ड फॉर द कंडक्ट ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, जैसे आज हम देखते हैं ना बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड या एमपी बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो ये सब जो सेकेंडरी बोर्ड थे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए, इसको रिकमेंड किया गया। इसके रिकमेंडेशन पे सेकेंडरी बोर्ड की स्थापना हुई, और जो डिग्री कोर्स थे यानी कि यूनिवर्सिटी कोर्सेज जो है वो 3 साल की होनी चाहिए, ये भी रिकमेंडेशन दी गई। और हर एक यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर हो, इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बात की। फिर जो यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर गवर्नमेंट की कंट्रोल थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू, नहीं, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के थ्रू जो गवर्नमेंट की कंट्रोल बढ़ा दी गई थी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, उस कंट्रोल को यहाँ पे रिलैक्स करने की बात की। उसको कहा कि गवर्नमेंट अपने कंट्रोल वहाँ से वापस ले, कम कर दे अपनी कंट्रोल, और वुमेन एजुकेशन
इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग के ऊपर भी एम्फेसिस सैडलर कमीशन ने यहाँ पे एम्फेसिस दिया। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हम यहाँ पे देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैब। कैब क्या है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की इस्टेब्लिशमेंट की बात कही। और ये जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन या कैब जिसको शॉर्ट में कहते हैं, इट वाज टू बी द हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी। हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी, ध्यान रखना ये एडवाइजरी बॉडी है। Or it was established in 1920. However, it was dissolved in 1923, but it was again revived in 1935 after the recommendation of Hartog Committee, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में ही जानेंगे। तो एक कैब की स्टेब्लिशमेंट की गई। कैब एज ए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के फील्ड में एक हाईएस्ट एडवाइजरी बोर्ड है जिसको 1920 में स्टेब्लिश किया गया। फिर 1923 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया, लेकिन 1935 में हार्टग कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद वापस से इसको 1935 में रिवाइव कर दिया गया। सो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कैब, इट वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन और कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन। दैट्स वाई सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और जब इम्पोर्टेंट हो ही जाती है तो आपको साथ ही पता होना चाहिए कि इसमें जो दो इंडियन मेंबर्स हैं वो सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद हैं। और एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि स्कूल एजुकेशन से लेकर के यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक इंटायर हॉलिस्टिक एजुकेशन फील्ड के ऊपर एक हॉलिस्टिक रिव्यू की बात ये कर रहे हैं। फिर 1916 से 1921 तक और भी 7 नई यूनिवर्सिटीज़ आ गए। मैसूर यूनिवर्सिटी 1916, बनारस यूनिवर्सिटी 1916, पटना यूनिवर्सिटी 1917, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी 1918, ढाका यूनिवर्सिटी 1920, अलीगढ़ 1921 एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी 1921। तो उधर हमने देखा था शुरू में कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे 1857 में। फिर 1882 में, आई थिंक 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी, 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और उसके बाद ये 7 यूनिवर्सिटीज़ हम 1916 से 1921 में देखते हैं। तो एक क्रोनोलॉजी आप कहीं पे नोट करना है इसको और लिख लेना ताकि आपको रिवीजन में आसानी रहे। अब एजुकेशन अंडर डायआर्की। तो डायआर्की तो क्या है? 1919 में आपको याद होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, जिसको मॉन्टेग्यू किम्सफोर्ड रिफॉर्म के कहते हैं, तो उसमें डायआर्की की बात की गई। और डायआर्की में क्या था कि 2 लिस्ट बनाए गए, रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट। तो कुछ मैटर्स को ऐसा रिजर्व लिस्ट में रखा गया और कुछ मैटर को ट्रांसफर्ड लिस्ट में रखा गया। सो एजुकेशन को ट्रांसफर्ड लिस्ट में रख दिया गया, यानी कि एजुकेशन को जो भी पॉपुलर गवर्नमेंट है, पॉपुलर गवर्नमेंट के अंडर रखा गया। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एजुकेशन के ऊपर से डायरेक्ट इंटरेस्ट लेने से वो पीछे हट गए। सेंट्रल गवर्नमेंट सीज्ड टू टेक डायरेक्ट इंटरेस्ट इन एजुकेशनल मैटर्स। एजुकेशनल मैटर्स के ऊपर डायरेक्ट इंटरेस्ट लेने से सेंट्रल गवर्नमेंट अब बंद कर दिया, उन्होंने रोक दिया। और जो सेंट्रल ग्रांट्स 1902 से सैंक्शन हो रही थी उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब यहाँ पे दिक्कत है कि फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, पैसे की दिक्कत आ गई। तो पैसे की दिक्कत आई तो इससे कोई भी एम्बिशियस स्कीम्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हो सकी एजुकेशन के फील्ड में। और फिर भी थ्रू फिलेंथ्रोपिक इफेक्ट्स कंसिडरेबल एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन हो सके। अब 1929 में हार्टॉग कमेटी आती है और हार्टॉग कमेटी ने देखा कि जो भी स्कूल्स की क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हो रही है, क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ एजुकेशन की क्वालिटी गिरती चली जा रही है। स्कूल की क्वांटिटी बढ़ रही है लेकिन एजुकेशन की क्वालिटी गिरती चली जा रही है।
तो हार्टग कमेटी एक्चुअली साइमन कमीशन, आपने नाम सुना होगा, साइमन कमीशन 1929 में। तो साइमन कमीशन को ही एक साथ ही साथ ये फंक्शन दी गई थी। साइमन कमीशन एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर आई थी, लेकिन उसको एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे एक एडिशनल मैंडेट दी गई थी। तो साइमन कमीशन ने अपने काम के लोड को देखते हुए डेलीगेट कर दिया कुछ फंक्शंस को अंडर फिलिप हार्टोग, और इसी को कहते हैं हम हार्टोग कमेटी। तो ये इम्पोर्टेंट कमेटी है क्योंकि ये साइमन कमीशन से ही निकल करके आई है। अब यहाँ पे जो इशू थी वो दो तरह की इशू थी। एक ड्रॉप आउट की समस्या थी। ड्रॉप आउट मतलब कि आप इनरोल करते हैं, वापस से आप स्कूल जाना बंद कर देते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। दूसरी रिटेंशन या स्टैग्नेशन की, यानी कि आप सेम क्लास में बार बार आप एडवांस हो ही नहीं रहे हैं, आप पास ही नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे पास ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दो दिक्कत थी, एक स्कूल ड्रॉप आउट और दूसरी रिटेंशन की या स्टैग्नेशन की। तो यहाँ पे हार्टग कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया उसको एक बार चलिए देख लेते हैं। तो उन्होंने एम्फेसाइज किया कि इस चीज़ पे इम्पोर्टेंस, ज़रूरत पे, किस चीज़ की ज़रूरत, प्राइमरी स्कूल्स की ज़रूरत पे को एम्फेसाइज किया, बट कंडेम्ड द पॉलिसी ऑफ हैस्टी एक्सपेंशन। हैस्टी एक्सपेंशन की पॉलिसी जो है उसको कंडेम किया, पर प्राइमरी स्कूल्स होने चाहिए, प्राइमरी स्कूल्स होने चाहिए, इसके इम्पोर्टेंस को उन्होंने ज़रूर एम्फेसाइज किया, पर उनकी हैस्टी एक्सपेंशन ना हो, क्वालिटेटिव एक्सपेंशन हो, एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाओ, हैस्टी एक्सपेंशन क्यों। दूसरी, प्राइमरी, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और यूनिवर्सिटी, सो बेसिक स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। प्राइमरी के लिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे इंस्पेक्शन को बढ़ाया जाना चाहिए, टाइमली इंस्पेक्शन हो, जांच पड़ताल होनी चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में, एजुकेशन की जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर टाइमली इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन होती रहनी चाहिए। हायर एजुकेशन में क्यूरिकुला को, सिलेबस को डाइवर्सिफाई करनी चाहिए, और जो बच्चे हैं जो स्टैग्नेट हो रहे हैं, जो सेम क्लास में रिटेन हो रहे हैं, उनको डाइवर्ट कर देना चाहिए वोकेशनल या टेक्निकल स्ट्रीम्स में। और यूनिवर्सिटी की जो प्रोसेस है वो सिलेक्टिव सिस्टम, यानी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिला हो, और ज़्यादा से और भी यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश करने की इन्होंने बात कही। साथ ही इन्होंने टीचर ट्रेनिंग के ऊपर काम करने के लिए कहा, टीचर के पेमेंट को बढ़ाने की बात कही इन्होंने, और टीचर्स के वर्किंग कंडीशन को भी इम्प्रूव करने की रिकमेंडेशन दी। ये कौन सी कमीशन है, ये है हार्टग कमीशन 1929। फिर आती है फेमस वारधा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। वारधा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस ने 7 प्रोविंसेज में मिनिस्ट्री बनाई, एक्चुअली 8 प्रोविंसेज है, बट एक प्रोविंस में उन्होंने उनकी वो थी, कोएलिशन गवर्नमेंट थी। सो मेनली 7 प्रोविंसेज में कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज बनाई, और इन्होंने एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन लाने की बात कही। अब ये जो वारधा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन है, तो इसकी हमें रूट मिलती है गांधी जी की, एक उन्होंने पत्रिका लिखा था हरिजन। तो हरिजन में ही उन्होंने एक बेसिक एजुकेशन के स्कीम की बात कही थी, जिसको हम नई तालीम कहते हैं। आपने कई बार सुना भी होगा नई तालीम का जिक्र। तो नई तालीम उन्होंने गांधी जी के हरिजन से में थी, इस चीज़ को गांधी जी ने प्रपोज किया था। इसी स्कीम के ऊपर जो ये जो गांधी जी की जो स्कीम थी, नई तालीम थी, स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, इसमें उन्होंने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो आज हमारी डीपीएसपी भी थी और अब फंडामेंटल राइट्स में भी आ गई है। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू बी प्रोवाइडेड फॉर 7 ईयर्स थ्रू मदर टंग, यानी कि अपनी मातृभाषा में, मदर टंग में 7 सालों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और जो प्रोसेस है, तरीका है एजुकेशन का, दैट शुड सेंटर अराउंड सम फॉर्म ऑफ मैनुअल एंड प्रोडक्टिव वर्क, कुछ मैनुअल
और प्रोडक्टिव वर्क के अराउंड इनकी जो क्यूरिकुलम ऐसी इस तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि बच्चे की फिजिकल हेल्थ भी बनी रहेगी, मेंटल हेल्थ भी बनी रहेगी, और ये जो प्रोडक्टिव वर्क हैं ये टीचर के सैलरी को भी, मतलब कि टीचर्स के लिए भी एक इनकम सोर्स जनरेट करती रहेगी। तो इससे टीचर और बच्चे सेम मोटिव, सेम इंटेंशन से, सेम मोटिव की तरफ इंक्लाइंड रहेंगे। तो इन्हीं रिकमेंडेशंस पे, इन्हीं बातों के ऊपर से डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी बनी, और इन्होंने एक फर्स्ट, पहली कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि बहुत एक सब कुछ को कवर करते हुए एक नेशनल एजुकेशन स्कीम दिसंबर 2 1937 में सबमिट किया। लेकिन 1937 1939 में तो वर्ल्ड वॉर फिर शुरू हो गई, और उसके बाद जो बिना कांग्रेस के, मतलब इनको बिना पूछे जब इंडिया को इन्वॉल्व कर दिया गया वॉर में, तो कांग्रेस ने रेजिग्नेशन दे दिया था मंत्रालय से। तो यहाँ पे जो ये जो एजुकेशन थी, बेसिक एजुकेशन वर्धा स्कीम, वो यहाँ पे फिर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। इसके बाद 1944 में, और ये फाइनली ब्रिटिश रूल के अंडर, ये लास्ट प्लान थी, सर्जेंट प्लान 1944। और 1944 में कैब ने ही रिकमेंड की थी, जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ एजुकेशन को इन्होंने यहाँ पे रिकमेंड किया, जिसको सार्जेंट प्लान कहते हैं। और सार्जेंट प्लान एक्चुअली सर जॉन सार्जेंट के रिकमेंडेशन पे लाई गई थी। और जॉन सार्जेंट कौन थे? ये थे एजुकेशनल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इट वाज द हाईएस्ट, जैसे आज देखते हैं ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं या टेक्निकल एडवाइज़र होते हैं, तो उसी तरह से चीफ एजुकेशनल एडवाइज़र थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर जॉन सार्जेंट। और उनके ही रिकमेंडेशन पे ये सार्जेंट प्लान लाई गई 1944 में। सो उनकी एक्चुअल रिकमेंडेशंस क्या क्या थी? तो उन्होंने एलिमेंट्री और हाई स्कूल्स के ऊपर को इस्टेब्लिश करने की बात कही। इन्होंने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात कही 6 से 11 ईयर्स के बच्चों के लिए, 6 साल से 11 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हो, ऐसी उन्होंने बात की। फिर 11 से 17 साल के जो बच्चे हैं उनको 6 साल के स्कूल कोर्स में इनरोल करने की बात कही। और जो हाई स्कूल्स हैं वो दो तरह के होने चाहिए, एकेडमिक और दूसरी टेक्निकल या वोकेशनल। एकेडमिक मतलब कि जैसे स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक की जो प्रोसेस है एजुकेशन की, वो तो चले ही चले, साथ में दूसरी जो एक कोर्स है, अगर किसी को कंटिन्यू नहीं करनी है स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक, वो बीच में टेक्निकल या वोकेशनल कोर्स लेकर के अपनी ज़िंदगी, अपने लाइफ को, अपने करियर को सेलेक्ट कर सकता है अपने रुचि के हिसाब से। तो ये थी डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन अंडर ब्रिटिश रूल। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी इस लेक्चर से, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और उम्मीद है कि आप इसके बाद इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो भी कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के लेक्चर्स आपको मिलते रहें, सब्सक्राइब टू यूपीएससी क्रॉनिकल्स एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट with your friends.